हेलो एवरीवन। वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 31 मार्च 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली जो न्यूज़ है वो है देश में बदतर हो रहे हालात। देखिए, स्थिति शायद ज़्यादा गंभीर हो रही है, इसीलिए इसको सबसे मेन हेडिंग बनाया गया है। और जैसा कि आप लगातार न्यूज़ में भी देख रहे होंगे कि स्थिति अब लगभग रोज़ाना अगर हम संक्रमितों की बात करें तो वो 60,000 को पार कर गई है। और ये सभी जो स्टेटमेंट आ रहे हैं ये आया है राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ जो अभी बैठक की गई थी। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने उन मीटिंग के बाद ये स्टेटमेंट आया है कि देश में जो स्थिति है वो बदतर हो रही है, इसको और संभालने की अब ज़रूरत दिख रही है। सबसे ज़्यादा जो स्थिति खराब है वो महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में नए संक्रमित बड़ी संख्या में मिल रहे हैं। अब इसका कारण जो भी हो, लेकिन ये बताया जा रहा है कि इन राज्यों में या तो पर्याप्त संख्या में लोगों की जांच नहीं की जा रही है या फिर संक्रमितों के निकट संपर्क में आने वाले लोगों की पहचान करके उन्हें क्वारंटाइन नहीं किया जा रहा है। ये सबसे मेन रीज़न माना जा रहा है। अगर हम वहीं सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य की बात करें तो वो है महाराष्ट्र, जहाँ संक्रमण दर 23.44% तक पहुंच गई है। राज्य में जितने लोगों की जांच हो रही है उसमें से हर चौथा व्यक्ति संक्रमित पाया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से स्थिति वहाँ पर बदतर हो गई है। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में 8.92%, छत्तीसगढ़ में 8.24% और मध्य प्रदेश में 7.82% संक्रमण की दर अभी फिलहाल में बनी हुई है। अगर देश के कुल जिलों की बात करें तो 47 जिले ऐसे हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है जो ज़्यादा प्रभावित हैं। उसमें से 10 जिले सबसे बुरी तरह से प्रभावित हैं। इसमें 8 जिले सिर्फ महाराष्ट्र में हैं और ये हैं पुणे, मुंबई, नागपुर, ठाणे, नासिक, औरंगाबाद और नांदेड़। अहमदनगर भी इसमें शामिल है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो कर्नाटक का बेंगलोर अर्बन और दिल्ली भी इसमें शामिल हैं। जो जिस तरीके से अब कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, दिल्ली को एक ज़िले के रूप में माना गया है और इन ज़िलों में टेस्टिंग बढ़ाने को कहा गया है। यानी कि दिल्ली में भी स्थिति अब गंभीर होती दिख रही है। और इसमें अब जो सातों राज्यों के लिए जो एक सूत्री फार्मूला जारी किया गया है उसे देख लेते हैं। इसमें लिखा गया है, टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट का तरीका सबसे कारगर, हर राज्य इस रणनीति पर करे काम। संक्रमित के निकट संपर्क में आने वाले 25-30 लोगों की पहचान कर किया जाएगा और क्वारंटाइन किया जाएगा। मास्क और शारीरिक दूरी के नियम का सख्ती से पालन किया जाएगा और उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। जहां ज़्यादा मामले मिल रहे हैं वहां टेस्टिंग बढ़ाई जाएगी। कम से कम 70% आरटी पीसीआर टेस्ट होंगे। आने वाले 2 हफ्तों में 45 साल से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण सुनिश्चित किया जाएगा। जिन क्षेत्रों में संक्रमण के ज़्यादा मामले आते हैं वहां पूरे क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा। संक्रमण की दर बढ़ते मामले, मौतों और मामलों के दोगुना होने की अवधि के आधार पर ही समीक्षा की जाएगी। नेक्स्ट न्यूज़ है कि स्वेज नहर में फंसा कार्गो शिप निकाला गया और जांच इसकी शुरू कर दी गई है। मिस्र की स्वेज नहर में फंसा विशालकाय कार्गो कंटेनर शिप सोमवार देर शाम निकाल लिया गया। इसके साथ ही नहर में आवागमन सामान्य हो गया। पहली खेप में 43 जहाज़ों को गंतव्य की ओर रवाना किया गया। शिप के फंसने के चलते यह मार्ग पिछले एक सप्ताह से बंद था, जिसकी वजह से नहर में 4,000 से अधिक जहाज़ों का जमावड़ा लग गया था। एमवी एवर गिवन नाम का यह जहाज एशिया और यूरोप के बीच व्यापार करता है। एवरग्रीन मरीन कॉर्प्स नामक ताइवान की एक शिपिंग कंपनी इस जहाज का संचालन करती है। इस बीच स्वेज नहर में शिप के फंसने की जांच शुरू कर दी गई है। जांच अधिकारियों के सामने यह सबसे बड़ा सवाल है कि यह जहाज फंसा कैसे। इसको निकालने के लिए 11 छोटे और 2 बड़े नौकाओं का सहारा लेना पड़ा। नेक्स्ट न्यूज़ है कि अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में हो शांति पहल। और ये स्टेटमेंट आया है एस जयशंकर की तरफ से, जो तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में आयोजित हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में संबोधित कर रहे थे। अफगानिस्तान में स्थायी शांति के लिए किसी भी सच्चे व विस्तृत कोशिश का भारत समर्थन करता है। हम संयुक्त राष्ट्र की अगुवाई में वहां शांति बहाली के लिए क्षेत्रीय प्रक्रिया का भी समर्थन करते हैं। ये स्टेटमेंट दिया है एस जयशंकर ने, जो हमारे विदेश मंत्री हैं। अफगानिस्तान के भीतर तालिबान के बढ़ते हमले
व उसके बढ़ते प्रभाव के बीच भारत ने अपनी अफगान नीति में अहम बदलाव का संकेत दिया है। अब तक शांति बहाली के लिए अफगानिस्तान के लोगों की तरफ से पहल होने की मांग कर रहे भारत ने अब कहा है कि अगर संयुक्त राष्ट्र की अगुवाई में इस युद्धग्रस्त देश में शांति पहल की कोशिश होती है तो वो उसका समर्थन करेगा। नेक्स्ट है, चीन ने हांगकांग की विधायिका में निर्वाचित सीटों की संख्या कम की है। हांगकांग में पर्दे के पीछे से शासन करने की मंशा के तहत बीजिंग ने वहां की विधायिका के निर्वाचित सीटों की संख्या कम कर दी है। चीन की शीर्ष विधायिका की 2 दिवसीय बैठक के बाद मंगलवार को इन बदलावों की घोषणा की गई है। नई व्यवस्था के अनुसार विधायिका में सीटों की संख्या बढ़ाकर 90 कर दी गई है, लेकिन केवल 20 सीटों पर ही आम जनता द्वारा सदस्य चुने जाएंगे। अभी विधायिका की 70 से आधी सीटों पर सदस्य सीधे निर्वाचित होकर आते थे। बता दें कि शी जिनपिंग सरकार ने पिछले वर्ष हांगकांग में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू किया था और इस वर्ष यह चुनावी प्रक्रिया में बदलाव कर रहे हैं, मतलब जो चुनावी प्रक्रिया है इसमें बदलाव किया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ है बिजनेस पेज की कि महंगाई दर ऊंची, आरबीआई के लिए दरों में कटौती संभव नहीं। भारत की बढ़ती खुदरा महंगाई दर को रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चिंताजनक मानते हुए आगे इसमें और वृद्धि की आशंका जताई है। मूडीज ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत की असहज रूप से ऊंची होती महंगाई दर से आरबीआई के लिए नीतिगत दरों में और कटौती संभव नहीं होगी। गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में 3 दिवसीय बैठक के बाद 7 अप्रैल को आरबीआई नए वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अपनी मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करेगा। खाद्य वस्तुओं की कीमतों में उतार चढ़ाव और तेल की बढ़ती कीमतों से खुदरा महंगाई दर 2020 में कई बार 6% से ऊपर निकल गई। मूडीज का मानना है कि पेट्रोल डीजल की ऊंची कीमतों से खुदरा महंगाई दर पर दबाव बनाना बढ़ता रहेगा। आरबीआई ने खुदरा महंगाई दर के लिए 4% का लक्ष्य रखा है, जो 2% तक ऊपर या नीचे हो सकता है। आरबीआई अगले वित्त वर्ष में भी महंगाई दर को लक्ष्य के आसपास रोकने की कोशिश करेगा। LHB कोच उत्पादन में रेलवे आत्मनिर्भरता की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत की घोषणा को जमीन पर उतारने में भारतीय रेलवे को जबरदस्त सफलता मिली है। आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस डिब्बों के उत्पादन में भारत अगले साल तक आत्मनिर्भर हो जाएगा। रेलवे ट्रैक पर अत्यंत तेज रफ्तार से चलने वाले ट्रैकों में लगने वाले LHB कोच का उत्पादन जरूर हो रहा है, लेकिन घरेलू कोच कारखानों को कई अहम कल पुर्जों के लिए आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। रेलवे का दावा है कि अगले साल तक रेल व्हील और एक्सेल की आयात निर्भरता समाप्त हो जाएगी। घरेलू रेल कारखानों में सुरक्षा मानकों पर खरा उतरने वालों और जर्मन टेक्नोलॉजी से तैयार लिंके हॉफमैन बुश यानी कि LHB कोच का निर्माण पूरी गति से होने लगेगा। अब है एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में 3 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है नई राजनीतिक संस्कृति का हो सूत्रपात, और ये आर्टिकल लिखा है सेंटर फॉर द स्टडीज ऑफ सोसाइटीज एंड पॉलिटिक्स के निदेशक एवं राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर AK वर्मा द्वारा। आर्टिकल में बताया गया है कि महाराष्ट्र में शिवसेना रागपा कांग्रेस गठबंधन सरकार के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर मुंबई से जूनियर स्तर के एक पुलिस अधिकारी के माध्यम से प्रति माह 100 करोड़ रुपए की उगाही के आरोप में प्रत्येक देशवासी का सिर शर्मसार से झुक गया है। आरोप किसी और ने नहीं, मुंबई पुलिस के आयुक्त पद से हटाए गए अधिकारी ने लगाया है। इस पर भी गौर करें कि इतना बड़ा आरोप लगा और किसी ने पद नहीं छोड़ा। वह वही मुंबई है जिसे देश के लोगों ने अपने श्रम से व्यावसायिक राजधानी बना दिया। यह कैसा लोकतंत्र है जिसमें जनता अपने खून पसीने से राष्ट्र निर्माण में लगी है और जनप्रतिनिधि उसे दीमक की तरीके चाट रहे हैं। इस दीमक का इलाज कैसे हो और कौन करेगा? देखिए, ये सबसे शर्मसार बात इसमें यह है कि अगर आप पर आरोप लगा है तो आपको अब तक इस्तीफा दे देना चाहिए था। अगर आप इस्तीफा देते तो आप अगर सही होते तो आपको फिर से पद मिल जाता। आज देश कोरोना संकट से जूझ रहा है। ऐसे में किसी मंत्री पर वसूली का सरदार होने, सांसदों विधायकों के गंभीर आरोपों में लिप्त पाए जाने, बड़े सरकारी अधिकारियों और पुलिस के भ्रष्टाचार में डूबे होने तथा न्यायपालिका में अमर्यादित व्यवहार करने वाले कुछ न्यायाधीशों
के कारण संविधान और लोकतंत्र के प्रति जनता में निराशा का होना स्वाभाविक है। यदि हमें मूल्य विहीन, संस्कार विहीन पीढ़ी की फसल पैदा कर ही ली है तो हमारी समस्या और गंभीर हो जाती है। उसे निदान के लिए समाज को एक नूतन सांस्कृतिक पुनर्जागरण की आवश्यकता है। स्वतंत्रता आंदोलन के समय राजनीतिक पुनर्जागरण से आज़ादी तो मिल गई, मगर अंग्रेजों ने बड़ी चतुराई से शिक्षा के जरिए समाज में पश्चिमी संस्कृति के बीज बो दिए। परिणाम स्वरूप राजनीतिक पुनर्जागरण देसी राजनीतिक संस्कृति को जन्म न दे सका और समाज विदेशी संस्कृति की ओर उत्कृष्ट हो गया। स्वतंत्रता के बाद हमने पाश्चात्य संस्कृति और विदेशी राजनीतिक प्रतिमानों को प्राप्त करने में ही अपनी ऊर्जा लगा दी। गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू में वैचारिक मतभेद थे। नेहरू ने नेतृत्व के कारण गांधीवादी राजनीतिक संस्कृति के बजाय नेहरूवादी राजनीतिक संस्कृति विकसित हुई। इसके लिए गंभीर, समझदार, समावेशी और कठोर नेतृत्व जरूरी है, जो लोकप्रियता के ऊपर, लोकहित और तत्कालिक लाभ के ऊपर दूरगामी लाभ को रखकर लोकतांत्रिक उदारवाद और सामाजिक अनुशासन में समन्वय स्थापित कर सके। गांधी जी ने कहा था कि अनुशासित और प्रबुद्ध लोकतंत्र दुनिया की सबसे ऊंची चीज है। क्या गांधी जी की इस अभिलाषा को हम पूर्ण करेंगे? क्या नेहरूवादी राजनीतिक संस्कृति के स्थान पर हम गांधीवादी राजनीतिक संस्कृति की स्थापना कर एक नवीन संस्कृति पुनर्जागरण का शंखनाद कर सकेंगे? नेक्स्ट आर्टिकल है रोजगार के सवाल का समाधान। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के रद्द स्थगित होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले महीने सेना को अपनी एक देशव्यापी भर्ती परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होने के कारण रद्द करनी पड़ी थी। प्रश्न पत्र लीक होने अथवा अन्य किसी धांधली के कारण परीक्षा रद्द होने का यह इकलौता मामला नहीं है। ऐसे मामले सामने आते ही रहते हैं। जब कोई भर्ती परीक्षा रद्द होती है तो लाखों छात्र प्रभावित होते हैं और नौकरी पाने की उनकी प्रतीक्षा भी बढ़ जाती है। जब से कोविड महामारी फैली है तब से उसके कारण भी कई परीक्षाएं रद्द हुई हैं। हाल में महाराष्ट्र राज्य सेवा आयोग की परीक्षा 5वीं बार स्थगित की गई। कोरोना के कारण हाल में मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा रद्द की गई। राजस्थान में अध्यापक पात्रता परीक्षा आर्थिक पिछड़ों को मौका देने के चलते स्थगित हुई। उत्तर प्रदेश में अधीनस्थ सेवा आयोग की परीक्षा स्थगित होने के बाद रद्द कर दी गई क्योंकि जांच में यह सामने आया कि इस परीक्षा में गड़बड़ी हुई थी। इसी आयोग ने अप्रैल में होने वाली अपनी 3 और परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। चंद दिनों पहले उत्तराखंड सरकार ने सहकारी बैंक भर्ती रद्द कर दी क्योंकि उसमें धांधली के आरोप लगे थे। इसके पहले हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से हुई ग्राम सचिव भर्ती परीक्षा को प्रश्न पत्र लीक होने के कारण रद्द करना पड़ा था। हिमाचल प्रदेश में हिमाचल पथ परिवहन निगम की कंडक्टर भर्ती का परीक्षा परिणाम अटक गया था क्योंकि धांधली की जांच का इंतजार किया जा रहा है। दिल्ली के जिला न्यायालयों में ग्रुप सी की भर्ती परीक्षा भी स्थगन का शिकार हो चुकी है। परीक्षा स्थगन का कारण वही रहा, प्रश्न पत्र लीक होना। वास्तव में ऐसी भर्ती परीक्षाओं की गिनती करना मुश्किल है जिसमें प्रश्न पत्र लीक होने या अन्य किसी गड़बड़ी के कारण रद्द किया गया हो। इसमें संदेह नहीं है कि रिक्त बड़े सरकारी पदों पर समय से भर्ती न होने के कारण या उस वजह से रद्द स्थगित की जाने वाली भर्ती परीक्षा भी है। मतलब समय से पूरा होती नहीं, परीक्षा इसलिए नहीं पूरी हो पाती क्योंकि पेपर लीक हो जाता है या फिर कोई ऐसी मुन्ना भाई पकड़े जाते हैं। तो ये ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिसकी वजह से भर्ती प्रक्रिया विलंब होती है और नौकरी मिलने में देर होती है। अभी जैसे कि एसएससी का स्कैम भी चल रहा है, आप इसमें फ़ोटो में भी देख रहे होंगे। आंदोलन किया जा रहा है, हैशटैग लगाकर इसे ट्रेंड में लाया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप कह सकते हैं गलत है। कांग्रेस केवल ऐसे आरोपों तक ही सीमित नहीं है कि मोदी सरकार अपने गहने बेचने में जुट गई है, बल्कि वह यह भी प्रचारित कर रही है कि मोदी सरकार केवल 3-4 उद्योगपतियों के हितों को पूरा करने का काम कर रही है। वाम नेताओं की संगत में घोर वामपंथी बन चुके राहुल गांधी खास तौर पर अंबानी, अडानी को निशाने पर रखते हैं। यदि सरकारी नौकरियों के पीछे भागते युवाओं को संतुष्ट करना है तो फिर सरकारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि निजी क्षेत्र रोजगार में पर्याप्त अवसर पैदा करें। इसी के साथ उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि भर्ती परीक्षाएं रह रहकर रद्द या फिर स्थगित ना हो, क्योंकि जब ऐसा होता है तो परीक्षाओं के साथ सरकारों की भी विश्वसनीयता का क्षरण होता है। नेक्स्ट आर्टिकल है आतंकी हमलों का सिलसिला। पाकिस्तान के संघर्ष विराम के लिए सहमत हो जाने के बाद जब यह उम्मीद की जा रही थी कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों के दुस्साहस का दमन होगा,
तब यह देखने में आ रहा है कि वह अपना सिर उठा रहे हैं। यह शुभ संकेत नहीं है कि कश्मीर में आतंकी हमलों में तेजी आती दिख रही है। सोमवार को सोपोर के नगर पालिका कार्यालय में आतंकियों के हमले में 2 पार्षदों के साथ एक सुरक्षाकर्मी की मौत आतंकियों के दुस्साहस को ही बयान कर रही है। दुर्भाग्य से यह आतंकी हमला सुरक्षा में चूक को भी बयान कर रहा है। हालांकि इस चूक को स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन इससे ही बात बनने वाली नहीं है। सोपोरा के पहले सोपिया में आतंकियों को मार गिराने के एक अभियान में सेना का एक हवलदार शहीद हो गया था। इसी तरह कुछ दिन पहले श्रीनगर बारामूला राजमार्ग पर आतंकियों से सीआरपीएफ की एक टुकड़ी पर हमला कर दिया था, जिसने एक सब इंस्पेक्टर और सीआरपीएफ के 2 कर्मी बलिदान हुए थे। कश्मीर घाटी में तेज होते आतंकी हमलों के पीछे के कारणों की तह तक जाना होगा, क्योंकि ये किसी सुनियोजित साजिश का हिस्सा जान पड़ते हैं। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स पेज कि अरुण जेटली स्टेडियम में खुल सकता है बीसीसीआई का कार्यालय। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई का एक नया कार्यालय जल्द ही दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खुल सकता है। बीसीसीआई सचिव जय शाह व उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने सोमवार को अरुण जेटली स्टेडियम का दौरा किया और दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ डीडीसीए के अध्यक्ष रोहन जेटली से मिलकर स्टेडियम की सुविधा का जायजा लिया। उन्होंने आगामी आईपीएल मैचों की तैयारी के बारे में जानकारी ली। सूत्रों के अनुसार बीसीसीआई अपना एक नया कार्यालय दिल्ली में खोलने की योजना बना रहा है। डीडीसीए की तरफ से बीसीसीआई को यह प्रस्ताव दिया गया था कि यह कार्यालय अरुण जेटली स्टेडियम में खोलें। इसके लिए सभी जरूरी चीजें डीडीसीए उपलब्ध करा देगा। तो ये आज का यानी 31 मार्च 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।